हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुका है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। आप पहले अगर न्यूटन की गति का मतलब हमारा पहला लेक्चर नहीं दिखा है, बल और गति के नियम का पहला लेक्चर नहीं दिखा, तो पहले उसको देखिए, तभी ये लेक्चर पर आइए, तभी समझ में आएगा। हमने पहले लेक्चर में बात करा है कि बल क्या होता है, बल कैसी राशि है, बल का मात्रक क्या होता है, और बल का मतलब गति का पहला नियम, जो न्यूटन की गति का पहला नियम है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम, और आगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमने कल बात किया था जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वो सारी चीज़ें कल हो गया था। द्रव्यमान हमको पता ही है, जैसे किसी भी वस्तु का कितना वजन है, मतलब वही द्रव्यमान होता है, उसको किलोग्राम में नापते हैं, ठीक ना। देखिए, आज न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की बात करेंगे। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है उस पर बात करेंगे। अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप नोट्स बनाइएगा, सुन के बनाइए, रोक के बनाइएगा, ठीक ना। अभी तो नहीं, हो सकता है आगे हम इसका नोट्स आपको दे दें। देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, जैसे कोई वस्तु है, जब हम इस पर बल लगाते हैं, पहला तो था कि अगर बल नहीं लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ये फर्स्ट लॉ था। मतलब कोई वस्तु अगर रुका है तो रुका रहेगा, कोई वस्तु चल रहा है तो एक समान वेग से चलता ही जाएगा जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल न लगे। ये फर्स्ट लॉ था कि मतलब बल ना लगे तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा इसी का उल्टा है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगे तो वेग में परिवर्तन होगा। सीधा वैसे ही कि अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, जरूरी है, जरूरी है। समझ में आ रहा ना। देखिए, जैसे अब समझाते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है, हमने इस पर बल लगाया तो ये वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन परिभाषा कैसे दें, ध्यान से परिभाषा कैसे दें। देखिए, ऐसे बोलेंगे, परिभाषा कैसे बोलेंगे, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जो आरोपित किया गया बल है, आरोपित मतलब लगाया गया बल, जो आरोपित किया गया बल है ना, आरोपित किया गया बल वो बराबर होता है समवेग में परिवर्तन की दर के, समवेग में परिवर्तन की दर, समवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दिख रहा है कि नहीं। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर मान लीजिए कोई वस्तु उस पर बल F लगा रहे हैं तो इसके समवेग में परिवर्तन होगा। समवेग में परिवर्तन कैसे होगा, देखिए, समवेग दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले समवेग पढ़ा चुके हैं। वो किससे किससे बनता है, द्रव्यमान और वेग से। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वेग बदलेगा। अच्छा, वेग बदलेगा, चाहे हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेग तो बदलेगा ना। अगर वेग बदलेगा तो समवेग नहीं बदलेगा। अरे, हमने पीछे पढ़ चुका है कि समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये पढ़ चुका है। तो ये द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है किसी भी वस्तु का। नियत मतलब जो नहीं बदलता उसे नियत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो द्रव्यमान तो किसी वस्तु का वो तो नहीं ना बदलेगा। 5 किलो का कोई वस्तु है तो बल लगाने से 10 किलो का नहीं ना हो जाएगा। अच्छा, बदलता भी है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान नहीं है। अभी देखिए, बस इतना जानिए कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, ये मान के चलिए। अभी हमारे कक्षा 9 उसी लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे ना तो उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। अगर 5 kg का है तो बल लगाने से 6 kg का नहीं हो जाएगा, ना तो 4 kg का हो जाएगा, वो हमेशा 5 kg का ही रहेगा। तो अगर बल लगाएंगे तो होगा क्या, उसके वेग में परिवर्तन होगा। अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है तो उसी के डायरेक्शन में लगाएं तो वेग बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो वेग घट जाएगा, तो वेग बदलेगा। अच्छा, वेग बदलेगा, देखिए, संवेग दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो एक तो द्रव्यमान, एक वेग। अगर वेग बदला तो संवेग नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो आरोपित किया गया बल किसके बराबर होता है, बल बराबर होता है समवेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। ये दर के बारे में बहुत बातें हो चुकी है पीछे, ठीक ना। यही होता है बल बराबर। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, जैसे पी एफ बराबर, अब क्या होगा, ये होगा डेल्टा, ये पी की जगह हम लोग एम वी लिखेंगे, हमको पता है ना। एम वी क्यों लिखेंगे पी की जगह, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और नीचे होगा डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो ये एफ बराबर, फिर नीचे क्या लिखेंगे, देखिए नीचे एक्चुअल में लिखेंगे क्या हम, जब ये डेल्टा को अंदर ले जाएंगे तो एम तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ डेल्टा वी बचेगा, और नीचे डेल्टा टी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए, डेल्टा वी और डेल्टा टी है क्या, ये डेल्टा वी, देखिए हमको पता है कि डेल्टा वी और डेल्टा टी ये आपस में है क्या, ये हम पढ़ चुके हैं ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर।
यही है ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। तो अभी हम लोग गति अगर चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले उसको जाके पढ़िए, तभी समझ में आएगा बढ़िया से। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से F बराबर ये m तो रहेगा, और डेल्टा V बटे डेल्टा t ये क्या मिल जाएगा, त्वरण। तो F बराबर ma, यही होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल। यही देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में समवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे देखिए, यही है परिभाषा उसकी, बस अपने भाषा में जैसे बोल सकते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का परिभाषा क्या है, किसी भी वस्तु पर आरोपित किया गया बल उस वस्तु में समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे बराबर की जगह अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब डिपेंड, अनुक्रमानुपाती का मतलब निर्भर। निर्भर किस पर निर्भर करता है, समवेग में परिवर्तन का दर क्या है उस बात पे निर्भर करता है आरोपित किया गया बल। मतलब हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा समवेग में परिवर्तन होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना कम समवेग में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब समवेग में परिवर्तन करना है तो बल लगाना है। समवेग का मतलब वेग एक तरह से, समवेग का मतलब वेग एक तरह से। अगर किसी वस्तु पर समवेग में परिवर्तन करना है तो बल लगाना जरूरी है। और न्यूटन के गति के दूसरे के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में समवेग, देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसी वस्तु में समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती बोलिए चाहे बराबर बोलिए, बात एक ही है, ठीक ना। हाँ, तो उसी के परिभाषा के अनुसार से हमने लिख दिया, लगाया गया बल, मान लीजिए किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है तो उसमें समवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P बटे डेल्टा T, और P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो हमने द्रव्यमान गुणे वेग लिखा, यहाँ से द्रव्यमान कांस्टेंट है तो वो तो बदलेगा नहीं। अरे डेल्टा का मतलब परिवर्तन, चेंज, तो M में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ V में चेंज होगा ना, तो हमने ये डेल्टा को इधर कर दिया। अब ये डेल्टा V बटे डेल्टा T क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं, तो हमने इसकी जगह त्वरण लिख दिया बस, और क्या। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चाहे तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो, ये भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, कोई वस्तु है ना, जब इसमें हम बल लगाएंगे ना तो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब त्वरण पे निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा त्वरण होगा। जैसे त्वरण का मतलब तो पता है ना, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। त्वरण का मतलब अगर किसी वस्तु का, देखिए त्वरण एक सदिश राशि होता है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए किसी वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, इसका मतलब कि उस वस्तु में हर सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग बदल रहा है, यही त्वरण का मतलब होता है। मतलब कोई वस्तु अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, वो पहले ही से चल रहा है, अब हम उस पर 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लगा दें, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो होगा क्या, वो वस्तु क्या करेगा, मतलब अगले सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगेगा, उसके अगले 15 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस पर त्वरण लगा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। और त्वरण क्यों आएगा, क्योंकि बल लगा था उस पर, बिना बल की त्वरण आ ही नहीं सकता, ठीक ना। किसी वस्तु पर, इसको बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा त्वरण उतना ज़्यादा बल, और जितना कम त्वरण उतना कम बल। ये द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान तो एक नियत होता है ना, कांस्टेंट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये जो F बराबर ma है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए बोलते हैं एक 5 kg का कोई वस्तु है, ये रहा 5 kg, हमने इस पर लिख दिया 5 kg, और इस पर लगा रहा है 25 न्यूटन का बल। 25 न्यूटन का इस पर बल इधर की दिशा में लगा रहे थे, बोल रहे त्वरण बताइए, त्वरण क्या होगा। तो फार्मूला यही लगेगा, इसको एक इक्वेशन बोल दीजिए मान लीजिए, तो फार्मूला यही लगेगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से त्वरण निकालिए, त्वरण बराबर ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो बल बटे द्रव्यमान होगा। अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी। देखिए F बराबर m में यही फार्मूला लगेगा, और अगर त्वरण निकालना तो त्वरण बराबर F बटे m आ जाएगा। तो यहाँ से F का मान कितना दिया है, बल कितना लग रहा है 25 न्यूटन, और तो द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम। तो ये 5 पचे यानी कितना आ जाएगा 5 त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो चलेगा, ठीक ना। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़, हम लोग न्यूटन की परिभाषा को समझेंगे आज। 1 न्यूटन बल क्या होता है, 1 न्यूटन, अरे इंग्लिश में लिख दिया कोई बात नहीं, आप हिंदी में समझ लीजिए। 1 न्यूटन ये फोर्स होता क्या है, इसको फिजिकली समझते। देखिए जैसे हम किसी भी मात्रक को समझना बहुत जरूरी होता है कि 1 न्यूटन है क्या, ये क्या चीज़ है। मतलब जैसे हमको पता है कि बल का मात्रक है, आपको भी पता है कि बल का मात्रक है, लेकिन कितना। जैसे हमको पता है कि 1 मीटर कुछ ना कुछ लंबाई होती है, 1 किलोग्राम मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसको हम फिजिकली समझ पाते हैं कि 1 किलोग्राम चावल बोल दिए तो दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इतना चावल। अगर बोल दिए कि 1 मीटर कपड़ा तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि अच्छा 1 मीटर मतलब इतना कपड़ा। अभी हम बोर्ड पे होते, व्हाइट बोर्ड पे तो बढ़िया से समझा पाते हैं कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है। अच्छा 1 सेकंड बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, अच्छा इतना समय को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। उसी प्रकार 1 न्यूटन बल भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या है 1 न्यूटन बल, तो उसको समझते हैं। देखिए 1 न्यूटन बल क्या होता है, फिर से समझते हैं एकदम बढ़िया से।
परिभाषा क्या होता है, देखिए हम परिभाषा यहीं से पैदा करेंगे। जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अच्छा, अगर द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम रख दें और त्वरण का मान भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दें, तो ये क्या होगा, 1 गुणे 1 मतलब 1 आ जाएगा, और बल का मात्रक तो 1 न्यूटन आएगा, दिख रहा होगा शायद 1 न्यूटन। हाँ, तो अब इसी से परिभाषा बनाएंगे। अगर द्रव्यमान मान लो कोई 1 किलोग्राम का वस्तु है और उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए, तो बोलेंगे कि उस पर 1 न्यूटन का बल लगा था। 1 न्यूटन का बल को हमको समझने की जरूरत है, और कुछ रॉकेट नहीं है इसमें, बस समझना है कि कोई अगर 1 किलोग्राम का वस्तु है ना, जैसे एक ईंट होता है ना, ईंट ब्रिक्स, ईंट जो होता है, ईंट घर बनाने के लिए जो ईंट होता है, उसका आधा टुकड़ा करेंगे तो लगभग वो 1 केजी का होता है। मतलब पूरा तो 2 केजी का होता है, 2.25 केजी 2.5 केजी का होता है, लेकिन आधा ईंट लगभग 1 केजी के अप्रॉक्स होता है। तो उस 1 केजी ईंट पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अगर त्वरण आ जाए, मतलब हर सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ने लग जाए, मतलब ऐसा बल लगा रहे हैं, और बल कंटिन्यूअस है, ठीक ना, एकदम लगा हुआ है उस पर। लेकिन वो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, हमको मतलब जैसे अर्थ पे करेंगे तो ग्रेविटेशनल भी तो उसको रोकेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो रोकेगा। मतलब कल्पना करना है कि कोई बल नहीं है, सिर्फ वो हवा में ऐसे टिका हुआ है, कोई ईंट है। अगर हम उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो 1 किलोग्राम का है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से वो चलने लगेगा। तो हमको समझना है कि 1 न्यूटन बल कितना बल होता है। जैसे हम अगर किसी दीवार को गिराएं तो कितना बल लगा दिए, बोलते हैं 50 न्यूटन, तो इसका मतलब समझना है 50 न्यूटन होता क्या है, 200 न्यूटन क्या होता है, वही चीज़। 1 न्यूटन पहले समझेंगे तभी तो 50 न्यूटन 200 न्यूटन समझ पाएंगे। देखिए, किसी 1 किलोग्राम वाले वस्तु पर अगर कोई बल 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर दे, तो ऐसे बल को ही हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। कोई 1 किलोग्राम का वस्तु ले रहा है तो कितना बल होगा, देखिए आप फील करना है बस आपको कि कितना बल लगाना है। जैसे बहुत ज़्यादा लगाना है कि थोड़ा सा लगाना है, तो जितना भी लगाना पड़े 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए किसी 1 किलोग्राम वस्तु को, तो वही बल को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर वही ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगेगा, बस 1 न्यूटन समझना है, वो हमने समझ लिया, ठीक ना। बस अब दूसरा बात हम लोग कर रहे हैं कि ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हो गया, प्रथम नियम भी हो गया। अब तीसरा नियम की बात करेंगे, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, ठीक ना। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना। गति का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं ना, तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। जैसे हम समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई दीवार है, ये मान लीजिए कोई दीवार है, हम इधर से इसको धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। जब इसको धक्का देंगे ना, अगर मान लो ये नहीं गिर रही है, तो होता क्या है कि जितना बल हम लगाएंगे ना, उतना बल ये भी लगा रही है। समझ रहा ना। ये दीवार क्या है, हम जब फोर्स लगाएंगे तो दीवार तो चलेगी नहीं। समझ रहा ना। देखिए ध्यान से, दीवार तो फिक्स है ना अर्थ के साथ, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये दीवार है, जितना फोर्स मान लो हमने 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया ना, तो ये दीवार भी 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। समझ रहा है ना। अच्छा आप ही बताइए, जैसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक, इस पर एक बुक रखी है, ये हमारी बुक है। अब इसका बुक का मान लीजिए वेट है 5 kg, इस बुक का वेट कितना है 5 kg, इस बुक का वेट कितना है यहाँ लिख दे रहे हैं 5 kg। अब बोलिए, अब आप ही एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये इसकी स्टैंड है, ठीक ना। देखिए ये टेबल पर रखी बुक का वेट 5 kg है, तो ये टेबल ये पहले बात तो इस बुक को, जो टेबल पे रखी कोई भी बुक है, जो किताब है, उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगा। हमारी जो धरती है गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो पढ़े ही होंगे एक अच्छा 7-8 में, तो उसको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन फिर भी ये नहीं जा रहा है। ये टेबल पे क्यों रुका हुआ है, इसका मतलब कि जब ये बुक ना नीचे की तरफ, ध्यान सुनिए, जब ये बुक नीचे की तरफ अपने भार के जितना बल लगाएगी, मान लीजिए उसका भार कितना है mg, ये पढ़ेंगे आगे, परेशान मत रहिए, mg कहाँ से आगे छोड़िए, जाने दीजिए। ये नीचे की तरफ खींचेगी कोई बल से, कौन, पृथ्वी जिस बल से खींच रही है, मान लीजिए f है वो बल कितना है f है। मान लीजिए इस टेबल पर रखा कोई बुक है जिस पर नीचे की तरफ बल लगेगा, वो बल कितना है f है। अब लेकिन ये बल नीचे की तरफ लग रहा है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उस पर त्वरण आएगा, मतलब वेग में परिवर्तन आएगा और नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि टेबल तो रोक के रखा है। इस पर कोई बल लग रहा है और इसके बाद भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि इस पर मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु रुका है ना, तो रुका रहेगा तभी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे। अगर बल लग रहा है तो जाना चाहिए, अगर ये नीचे की तरफ बल लग रहा है तो इसे नीचे आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आता है, क्योंकि टेबल का जो सतह होता है ना, उसे ऊपर की तरफ बल लगाता है।
और जितना बल ये नीचे लगाता है उतना ही ऊपर लगाएगा, तभी तो दोनों का बल मिलकर शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, हम इधर खींच रहे हैं और नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि इधर भी कोई पकड़ के रखा है खींच के, तभी तो नहीं जा रहा है। तो दोनों तरफ का अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर भी कोई 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तभी तो दोनों का मिलकर शून्य हुआ। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बातें, हम क्या बोलना चाहते हैं। हम बोलना ये चाहते हैं कि जब कोई वस्तु ना किसी वस्तु पर बल लगाती है ना, तो वो वस्तु भी उतना ही परिमाण का बल लगाती है, बस उसकी दिशा विपरीत होती है। ये बातें क्लियर हुआ। जैसे हमने दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन दीवार तो चली ही नहीं। अच्छा, चलती तो भी अलग बात है, लेकिन हमने 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दीवार नहीं चली, इसका मतलब ये भी 5 न्यूटन का फोर्स विपरीत दिशा में लगाया, इसलिए। क्लियर हो रहा है ना। जैसे हमने अर्थ सरफेस पे कोई कुछ भी रखा है, अर्थ सतह, मान लीजिए अर्थ है, इस पर हमने एक रख दिया बहुत बड़ा डब्बा, तो इसे अर्थ अपनी तरफ खींचेगा तो जमीन के अंदर चला जाना चाहिए, इसको ना जमीन के अंदर चला जाइए। अर्थ सतह जो धरती की सतह है उससे नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि धरती का जो सतह है ना, इस पर भी उतना ही परिमाण का, जितना नीचे की तरफ बल लग रहा था उतना ही बल उतना लगाती है। एडजस्ट बल इसे बोलते हैं, एडजस्ट करती है। इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, प्रतिक्रिया बल। क्या नाम देते हैं? प्रतिक्रिया बल। इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक ना। प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वो वाली वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है। देखिए फिर से तीनों लॉ को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। पहला नियम। दूसरा नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आरोपित किया गया बल उस वस्तु में समवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, पीछे लिखा है, आप लिख लीजिएगा लेक्चर देख के। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। हमको पता है समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, और समवेग में परिवर्तन तभी होगा जब वेग में परिवर्तन हो, और वेग में परिवर्तन तभी होगा जब त्वरण में परिवर्तन हो। यानी कि त्वरण में जो समवेग में परिवर्तन तभी होगा जब वेग में परिवर्तन हो, और वेग में परिवर्तन तभी होगा जब त्वरण हो, और जब त्वरण होगा तो बोलेंगे उस पर बल है। ठीक ना, वो आरोपित किया गया बल लगाया गया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार अगर कोई भी वस्तु मतलब किसी वस्तु पर जब बल लगाती है तो वो वस्तु भी उसे उतना ही बल लगाती है, वो विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे ये किताब जो है नीचे की तरफ टेबल पर बल लगा रही थी, टेबल को नीचे दबाना चाहती थी। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए इस टेबल पर बहुत बड़ा भारी अगर कोई लोहा रख दिया जाए तो उसको तोड़ के नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो टेबल की एक क्षमता होती है कि वो कितना बल ऊपर की तरफ लगा सकता है, हर एक वस्तु की क्षमता होती है, तो वो क्षमता पार हो जाएगा, इसीलिए कोई भारी वस्तु नीचे आ जाएगी टेबल को तोड़ के। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। लेकिन वो एक जितना बल, जैसे मान लीजिए हम किताब लगा रहे हैं तो नीचे अगर वो किताब इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रही है तो ये भी ऊपर 5 ही न्यूटन का बल लगाएगी, ज़्यादा नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं कि अगर मान लो ऊपर 6 न्यूटन लगा दिए तो पता चला ऊपर किताब जाने लगी, उड़ने लगी। समझ में आ रहा है ना। वो उतना ही बल लगाएगी जितना नीचे लग रहा है, ताकि ये बैलेंस बना रहे और वो वहाँ पर रुक जाए। अगर किताब ज़्यादा भारी, इसकी एक लिमिट होती है कितना बल तक सह सकती है, मान लीजिए 100 न्यूटन तक सह सकती है, तो हम कोई ऐसी ढेर सारी किताब ऐसे रखते जा रहे हैं ऊपर तक एकदम बना दिए, तो ये क्या होगा, एक समय बाद ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो एक लिमिटिंग बल था ना, मतलब एक सीमांत बल था ना कि इससे ज़्यादा नहीं सह सकता। तो ये चीज़ होता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर किसी वस्तु पर, जैसे देखिए एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम क्या होता है, नाव में जब होते हैं, नाव है ये, मान लीजिए हमारा क्या है, नाव, ये नदी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मतलब मान लीजिए ये एक किनारा है। जब यहाँ पर नाव पर बैठा व्यक्ति, ये नाव पर एक आदमी बैठा है जो कि जंप लगा के इधर आना चाहता है, तो जैसे ही जंप लगा के ये यहाँ करना चाहता है ना, तो ये यहीं पर आ जाता है, बहुत दूर नहीं जा पाता जितना सोचता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम जंप लगाते हैं ना तो अपने पैर से नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जनरली जैसे मान लीजिए अर्थ से हम जंप लगाते हैं ना, तो यहाँ पर पीछे की तरफ अर्थ को ढकेलते हैं। जो अर्थ सरफेस है, मतलब धरती का जो सतह है ऊपर वाला ना, उस पर हम जब पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो अर्थ भी इसे आगे की तरफ धक्का देती है, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर भी है, जब हम लोग जंप करेंगे ना तो नाव को पीछे की तरफ धक्का देंगे और तब आगे जाएंगे। तो जब नाव को हम लोग पीछे देते हैं धक्का ना, तो नाव पीछे जाती भी है, क्योंकि तो पानी पे रहती है, तो नाव पीछे जाती है। इसी वजह से जब हम लोग यहाँ तक जंप लगाते हैं तो पहले ही आके चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है गिर जाते हैं। आप लोग अगर नदी के किनारे जो लोग रहने वाले वो लोग जानते होंगे कि कितने लोग गिरे होंगे, मतलब नाव से, मतलब उतरते समय
अगर नाव का जो चालक है अगर वो कायदे से नाव की देख रेख ना करे तो लोग गिर जाते हैं, ठीक ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें छूटेगा तो आप लोग बताइएगा, हम उस पर बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समवेग संरक्षण का नियम। समवेग संरक्षण का नियम ये क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब समवेग का संरक्षण का क्या नियम होता है वो सुनना है। संरक्षण ही क्या होता है? संरक्षण का मतलब एक तरह से जो नहीं बदलता उसे बोलते हैं संरक्षित है। सुरक्षित या संरक्षित मतलब जो बदलता नहीं है उसे संरक्षित बोलते हैं। अच्छा, समवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु के निकाय पर, कोई वस्तु का निकाय है, अगर उस पर बाहरी बल न लगाया जाए ना तो उसके समवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पहले जो समवेग था वही समवेग बाद में होगा। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो उस वस्तु का समवेग संरक्षित रहता है। बस यही, अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो उस वस्तु का समवेग संरक्षित रहता है। यह है समवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ये आया कहाँ से, थोड़ा समझते हैं। हम पढ़े हैं कि P बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T होता है। अगर किसी वस्तु पर बल ही ना लगाया जाए तो ये बल तो शून्य हो जाएगा ना। अरे बल बराबर तो शून्य हो जाएगा। अगर बल शून्य हो गया तो ये डेल्टा P बटे डेल्टा T हो जाएगा। और अगर डेल्टा T इधर आके जीरो हो जाएगा तो यानी कि डेल्टा P बराबर जीरो आ जाएगा। डेल्टा P बराबर जीरो का मतलब, ये डेल्टा P का मतलब होता है समवेग में परिवर्तन। डेल्टा P बटे डेल्टा T का मतलब होता है समवेग में परिवर्तन की दर, लेकिन ये है डेल्टा P, इसका मतलब होता है समवेग में परिवर्तन। समवेग में परिवर्तन जीरो है, समवेग में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब समवेग अपरिवर्तित है। फिर से सुनना, अरे इसका समवेग में परिवर्तन जीरो है मतलब समवेग कितना बदला? जीरो बदला। अरे इसका मतलब है कि समवेग बदला ही नहीं। अगर समवेग बदला ही नहीं इसका मतलब कि जो समवेग पहले था वही समवेग बाद में है। इसका मतलब कि समवेग संरक्षित है। तो इसके लिए यही ना बोले हैं कि अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल लगे ही ना तो उसका वस्तु का समवेग संरक्षित रहेगा। थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल समझेंगे तभी, मतलब इस पर क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ पाएगा। जैसे हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बंदूक होता है ना, बंदूक तो देखे ही होंगे ना सर, कहाँ बंदूक देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए बंदूक है हमारी। जब हम बंदूक को फायर करते हैं ना, जैसे बंदूक को जब हम चलाते हैं, जब बंदूक को हम चलाते हैं मतलब फायर कर देंगे, मतलब बंदूक को जब हमने चला दिया तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बुलेट्स होती है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। जब ये बुलेट्स आगे की तरफ बढ़ती है ना तो हम देखते हैं कि हमको पीछे की तरफ धक्का लगता है। जब आप देखेंगे ना बड़े बड़े मशीन गन जब चलता है ना तो उसको चलाने के लिए भी बहादुर आदमी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कभी का गन नहीं चलाया तो चला सकता है, कभी नहीं चला सकता। क्योंकि जब हम बंदूक से गन को, बुलेट्स को फायर करते हैं ना, जब फायर करते हैं बुलेट को तो क्या होता है कि जैसे ही बुलेट फायर होता है ना तो गन पीछे की तरफ झटका देती है, बहुत तेज झटका देती है और उसको संभालना भी तो आना चाहिए। तो होता क्या है, ये समवेग के संरक्षण के नियम के बेसिस पर ही सिद्धांत है। सोचिए कैसे। देखिए पहले बंदूक रुका हुआ था, बंदूक के अंदर ही गोली थी, ठीक। अब मतलब इस पर कोई बाहर से बल लग रहा है क्या? हम बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं ना, बाहर से तो बल नहीं ना लगा, उसको धक्का, हमने जो अंदर बुलेट्स था, मतलब बंदूक की जो बुलेट्स थी, हमने उसको बाहर से थोड़ी पुश किया है, बंदूक ने पुश किया है ना। अब बंदूक ने बल लगाया है तो बाहर से तो कोई बल नहीं लगा। अब बाहर से बल नहीं लगा तो समवेग बदलना नहीं चाहिए। अब समवेग बदलना नहीं चाहिए तो देखेंगे कि पहले समवेग शून्य था तो बाद में भी समवेग शून्य होना चाहिए। पहले समवेग क्या था? शून्य था, तो बाद में समवेग मतलब शून्य होना चाहिए। तो अगर बुलेट्स चली तो इसका कुछ ना कुछ मास है, इसके पास कुछ ना कुछ वेग है, तो अब तो इसके पास कुछ ना कुछ संवेग आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, इस बुलेट के पास कुछ ना कुछ संवेग आ गया कि नहीं? बोलेंगे P बुलेट बोलो चाहे गोली बोल दे रहे हैं, मतलब ये जो गोली का कुछ ना कुछ संवेग आ जाएगा। अब गोली का संवेग आएगा, उसकी दिशा इधर होगी। संवेग एक सदिश राशि है, हम पढ़ा चुके हैं, इसको अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। जो गोली का संवेग होगा एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इधर है। अब दूसरा चीज़ देखो, पहले बस बंदूक पर कोई बाहरी बल नहीं लगा, संवेग बदलेगा नहीं, और संवेग बदलेगा नहीं इसका मतलब पहले जो संवेग था वही संवेग बाद में रहेगा। तो पहले संवेग क्या था? शून्य था।
पहले संवेग क्या था, शून्य था, तो बाद में भी शून्य होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब गोली को फायर कर रहे हैं तो आगे की तरफ गोली के पास संवेग आ गया, तो गोली के पास संवेग आ गया ना, तो बंदूक के पास भी संवेग आता है, पी बंदूक, और इस बंदूक की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, गोली की डायरेक्शन इधर होती है, बंदूक की डायरेक्शन इधर होती है। इसी कारण से, मतलब इसी कारण से बंदूक हमें पीछे झटका देती है, समझ में आ रहा ना। मतलब और ध्यान सुने, जो आगे की तरफ संवेग होता है ना, वही पीछे की तरफ संवेग होता है। जितना संवेग आगे की तरफ होगा उतना संवेग पीछे की तरफ होगा, तभी तो जाके जब दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो होगा। जैसे कोई वस्तु है, जितना बल इधर होगा उतना बल इधर होगा, तभी तो जोड़ेंगे तो नेट बल जीरो आएगा। जैसे कोई वस्तु है, इधर भी हमने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या वस्तु चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या, वस्तु पर बल नहीं लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे होगा, कोई वस्तु का संवेग इधर है, उस वस्तु का संवेग इधर है, तो पहले तो संवेग जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। बाद में जीरो होगा कब? जब ये इसका इधर है, इसका इधर होगा तभी, और दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए। इसीलिए जो गोली से निकला और वो इसके बराबर होगा, दोनों ये संवेग आपस में बराबर होंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर गोली तो बहुत तेज चलती है, तो बंदूक को भी तो उतना तेज पीछे आना चाहिए, तभी तो संवेग बराबर होगा। तो हम कहेंगे बेटा ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है ना कि गोली हल्की होती है। देखिए संवेग दो चीज़ों से मिलकर बना है, m/v। तो गोली का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग ज़्यादा होता है। लेकिन बंदूक तो बड़ा है ना, बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो उसका जब संवेग निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, वेग कम होता है, जिसकी वजह से फिर से मतलब दोनों का बराबर होता है। इसमें वेग ज़्यादा होता है, इसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है, दोनों का फिर संवेग बराबर हो जाता है। यही है आज का लेक्चर। आज हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिया। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।